नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ़रा जान जुड़ी है। आइए जानते हैं इनसे एनसी के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या सिनेरियो रहेगा एनसी का? देखिए, अगर आप पार्लिमानी इंतखाबात में अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी देखेंगे, हमने सिर्फ 3 सेगमेंट्स पे लड़ाई की। 3 एमपी सीट्स पे हम लोगों ने लड़ा। नॉर्थ में लड़ा, साउथ में लड़ा और सेंटर में लड़ा। चूँकि हम इंडिया अलायंस में लड़ रहे थे, जम्मू में हमने नहीं लड़ा। उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 असेंबली सेगमेंट्स पे लीड हासिल की, और वो भी उस सिचुएशन में जब इंजीनियर रशीद के लिए नॉर्थ में एक वेव चली और कहा गया कि इनको जेल से छुड़ाना है, और जेल से छुड़ाने के लिए प्लीज़ इनको आप वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए। उस सिनेरियो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 असेंबली एमएलए सेगमेंट्स पे एक लीड ली। तो उससे आपको एक आइडिया आ सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक मजबूत है। बात करें हम असेंबली इलेक्शंस की, तो किन किन मुद्दों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगी? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे होंगे। मुद्दे हमारे ज़मीनी कानूनों के होंगे, मुद्दे इन बुलडोज़रों के होंगे जो चलाए जाते हैं, मुद्दे उन हज़ारों लोगों के होंगे जिनके मकान गाज चराई पे हैं, उनका जो डर है वो निकालने की ज़रूरत है। मुद्दे उन बेरोज़गारों के लिए होंगे। मुद्दे ये होंगे कि जम्मू और कश्मीर का जो प्रोटेक्शन है, ज़मीनी प्रोटेक्शन है, हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन है, हमारे आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन है, उसको आगे किस तरह से लिया जाएगा, मुद्दा वो भी बहुत बड़ा होगा। तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनको आगे लिया जाएगा। प्रो कश्मीर मुद्दा होगा, प्रो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुद्दा होगा, यहाँ के लोगों के मुद्दे होंगे, दिल्ली के मुद्दे नहीं होंगे, अंबानी अदानी के मुद्दे नहीं होंगे, यहाँ के लोगों के मुद्दे होंगे। बात करें उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उन्होंने ये बोला कि जब तक 300 आर्टिकल स्टेटहुड वापस नहीं मिलता कश्मीर को, तब तक मैं असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो क्या तब तक अगर हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिला, तो क्या हमें उमर अब्दुल्ला साहब असेंबली इलेक्शन की सीट पे लड़ते हुए नहीं दिखेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत पुराना था। ये 2020 में उन्होंने बयान दिया था, जो ही वो हाउस अरेस्ट से बाहर आए थे। उनसे पूछा गया था कि क्या अब आप इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने 2020 में ही बोल दिया था, मैं इलेक्शन यूटी की असेंबली में नहीं लड़ूंगा। आज से पहले 4 साल ये उनका बयान था। अब रिसेंटली उनसे ये सवाल फिर से किया गया, उनसे पूछा गया कि क्या आप लड़ेंगे, जो आपने पहले बयान दिया है क्या आप उससे मुकर जाएंगे या आप उसी बयान पे हैं। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो बयान मैंने 2020 में दिया है, मैं उस बयान पे खड़ा हूँ और मैं यूटी की असेंबली में जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब सवाल ये होता है कि इससे आगे, मतलब अगर प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब यूटी में इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोग कहेंगे देखिए कैसे चीफ़ मिनिस्टर हैं, यूटी में इलेक्शन लड़ लिया, कैसे चीफ़ मिनिस्टर हैं, एलजी के नीचे काम कर लिया, कैसे चीफ़ मिनिस्टर हैं, पावर के लिए कुछ भी कर लेंगे। अगर कहेंगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो कहेंगे देखिए कैसे लोग हैं भाग गए, देखिए कैसे लोग हैं नहीं कर रहे। तो मतलब हम एक ऐसे सिनेरियो में हम कुछ भी करें, हमें क्रिटिसिज्म ही मिलता है, और उन लोगों की तरफ से जिनका काम क्रिटिसाइज़ करना होता है, कोई न कोई हमें, मतलब वी हैव टू चूज़ वन स्टैंड। नो, इसमें अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टैंड चूज़ किया है कि वो नहीं लड़ेंगे, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये उमर अब्दुल्ला साहब का स्टैंड है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी इवेंचुअली एक वर्किंग कमेटी बैठेगी, एक कोर कमेटी बैठेगी पार्टी की, वो क्या डिसाइड करेंगे वो भी देखना ज़रूरी होगा। बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी के जैसे ही जश्न जीत उन्होंने मनाया, उन्होंने बताया कि ये जश्न ना सिर्फ बीजेपी की जीत के लिए है, बल्कि ये उस लिए भी है कि यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर पीडीपी हो या उमर अब्दुल्ला साहब, दोनों ने हारा। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो हम बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जो लोग भी खड़े होते हैं, या उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ जो लोग भी खड़े हुए, उमर साहब के ख़िलाफ़ जो लोग भी खड़े हुए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी बैक्ड थे, या कहीं ना कहीं बीजेपी का उनको टैसिट सपोर्ट था। हमें बोला जाता है अच्छा, जो भी आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगा वो बीजेपी का बंदा है। हम फिर यही कहते हैं कि अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी खुद बोलती है। आपको मैं एक सजाद लोन का बयान याद दिला दूं। सजाद लोन ने खुद बोला मेरा जीतना ज़रूरी नहीं है, उमर अब्दुल्ला की हार ज़रूरी है। वो सजाद लोन बात नहीं कर रहा था, वो दिल्ली बात कर रही थी। अमित शाह साहब उधमपुर आते हैं, उधमपुर में बोलते हैं
किसी को भी सपोर्ट करेंगे, उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा बयान नहीं है, ये अमित शाह जी बोलते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ। यहाँ कौन कौन इलेक्शन अब लड़ेगा, असेंबली में आप देखिए तांडव होगा। यहाँ कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, यहाँ किस किस को खड़ा किया जाएगा, यहाँ जेलों से खड़ा किया जाएगा, यहाँ कब्रों से मुर्दों को उखाड़ के इलेक्शन लड़वाए जाएंगे, यहाँ पत्थरबाजों को मुझे नहीं पता उनको लड़वाएंगे, यहाँ जहाँ कोई कहीं पे कोई है उसको इलेक्शन लड़वाएगा। सिर्फ वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काटना है। बात करें हम श्री नरेंद्र मोदी की, तीसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या लगता है इंडिया अलायंस कहाँ पे पीछे रख गई और एनडीए कहाँ पे आगे पहुँच? देखिए, इंडिया अलायंस, हमारी इंडिया अलायंस जिसका हम पार्ट हैं, हम पीछे नहीं रहे। हमने 240 सीटें करीबन हमारे पास इस वक्त हैं। 240 सीटें इंडिया अलायंस के पास किसके खिलाफ हैं? बीजेपी के खिलाफ नहीं। 240 सीटें इंडिया अलायंस की इस वक्त, हम इंडिया अलायंस की हमारे पास इस वक्त गोदी मीडिया के खिलाफ हैं, 32 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के खिलाफ हैं, ईडी के खिलाफ हैं, जो लाखों करोड़ों में पैसा बीजेपी को आता है उसके खिलाफ हैं। उससे एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री चलती है, उससे एक सोशल मीडिया चलता है, उससे एक वेव बनती है, उससे टीवी की पूरी न्यूज़ उनके हक में चली जाती है। जो हम बीजेपी अकेली पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद हम बीजेपी के हिंदू मुसलमान नैरेटिव से लड़ रहे हैं, उनकी उस नफ़रत से लड़ रहे हैं जिसके कहीं ना कहीं कुछ लोग कस्टमर्स हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिया अलायंस जो है, ये इलेक्शन सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही है, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम जेलों में रहते हुए लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लाखों करोड़ों की फंडिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम गोदी मीडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ईडी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे एक लीडर बताइए ऑपोजिशन का, जो लीडर जिस लीडर की कोई स्टैंडिंग हो, जिस लीडर पे या तो ईडी का केस नहीं है या तो ईडी ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। हमारे तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए। कहाँ आपने सुना है सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है? और वो भी इस बात पे कि हमें शक है इसने पैसे लिए हैं, पैसा किसी ने देखा भी नहीं आता जाता हुआ। तो इस सिचुएशन में लड़ाई करना इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की, और इस सिचुएशन में 240 सीटें लेना और बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क से नीचे लाके एनडीए में लाना, क्योंकि अब वो अकेले नहीं है। अब एक वो नहीं होते हैं, वो जिसकी टांग टूट गई होती है, वो उस छड़ियों पे चल रहा होता है। इनकी अब 2 छड़ियाँ हैं, एक चंद्रबाबू नायडू है और एक नीतीश कुमार की पार्टी है। थोड़ा सपोर्ट उनसे लेना पड़ा, थोड़ा सपोर्ट उनसे लेना पड़ा। अब उन्हीं छड़ियों पे चल रहे हैं। कब वो निकल जाएंगे, कब चंद्रबाबू नायडू निकल जाएगा, कब नीतीश कुमार निकल जाएगा, वो भी देखने की ज़रूरत है। ये सरकार बीजेपी की, मोदी जी की गवर्नमेंट टिकेगी कब तक, ये देखने की बात ज़रूरी है। क्या लगता है कब तक टिकेगी? मुझे नहीं लगता टिकेगी। इनके अलायंस चंद्रबाबू नायडू जो हैं, अगर आप उनके बयान सुनेंगे बीजेपी के खिलाफ पुराने, आप क्लियरली देखेंगे आइडियोलॉजिकली कोई स्टैंड इन लोगों का है ही नहीं आपस में। फिर इंडिया अलायंस क्यों नहीं ज्वाइन की उन्होंने और एनडीए के साथ ही क्यों रहे? देखिए, यही इशू है। अगर इंडिया अलायंस को ज्वाइन किया होता, आप कहते आप लोग पावर के भूखे हैं, आप ऑपोजिशन में क्यों नहीं रहे, आपने ऑपोजिशन में क्यों नहीं घेरा इनको। अगर इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोशिश करती है तो आप ही लोग ये कहेंगे। अब हमने कहा हम ऑपोजिशन में रहेंगे, हमें सरकार की कोई लालच नहीं है, हम इस सरकार को वी विल इंश्योर कि ये डीरेल ना हो जाए। आप भी कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं, तो आप बताइए क्या करें। बात करें हम कश्मीर की, तो 2 सीटें हैं एनसी के पास। क्या कुछ मुद्दे पार्लियामेंट में अब एनसी उठाएगी कश्मीर के लिए? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कितने मुद्दे उठाएंगे। एक तो ये नफ़रत की राजनीति, ये बुलडोज़र की राजनीति, ये लोगों की आवाज़ बंद करने की राजनीति और पॉलिटिक्स, ये गवर्नमेंट्स को सप्रेस करके इलेक्शन बंद करने की पॉलिटिक्स, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ की पॉलिटिक्स, हमारे डेली वेजर्स की पॉलिटिक्स, हमारी औरतों के जो मसाइल हैं उनकी बात करना। विमेंस कमीशन को इन्होंने बंद कर दिया। हमारी बूढ़ी औरतें जो होती थी या हमारी बेवा और माएँ बहनें जो होती थी, उनके जो पेंशन होते थे, डिसेबिलिटी पेंशन होता था, विडो पेंशन होता था, वो बंद कर दिया इन्होंने। राशन में आप देखिए प्राइजेस कहाँ पहुँच गए हैं। और इस सब को एक साइड पे रखिए, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस, बिजली के प्राइजेस कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी बिजली
हम ही को इस्तेमाल करने पे हम लोगों को अपना घर बेचने की आज आफत आ गई है। तो ये मुद्दे आप कहती हैं कौन से मुद्दे उठाएंगे, हम कहते हैं हम मुद्दे कहाँ पे शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे उठा के उनको। क्या आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन तक कश्मीर को अपना स्टेटहुड, अपना आर्टिकल वापस मिला होगा, या फिर अभी और लड़ना है? देखिए, ये लड़ाई तो मुझे नहीं लगता है ख़त्म होगी। ये लड़ाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 90 साल से लड़ रही है, और ये लड़ाई ना, आपको पता है, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने कभी तंग नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से डर नहीं लगता है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी ने डुबाया, किसी ने सताया, किसी ने तंग किया, वो हमारे अपने मीर कासिम और मीर जाफ़र थे। बख्शी कोई बाहर का आदमी नहीं था, मीर कासिम कोई बाहर का आदमी नहीं था, मीर जाफ़र कोई बाहर का आदमी नहीं था, जिन्होंने शेख साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त ये दिए स्टेटमेंट्स दिए, उनको जेल में रखा, वो बाहर के लोग नहीं थे। जब सादिक ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया, गुलाम नबी सादिक ने शेख साहब को जेल में रख के, उनकी कैबिनेट में जो लोग थे, लोन साहब थे, अब्दुल गनी लोन साहब, इनके सजाद लोन साहब के फादर, वो बाहर के नहीं थे, वो तो यहीं के लोकल थे, अपने लोग थे। हमारी ना, अगर जम्मू और कश्मीर के 370 को सबसे ज़्यादा ज़ख्म पहुंचाया, वो तो यहाँ अपने लोगों ने पहुंचाया। जब 2014 में 1999 में यहाँ जगमोहन को 1989 में यहाँ जगमोहन को लाया, उसको किसने लाया? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपॉइंट किया जगमोहन को एज होम मिनिस्टर। जब 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया गया ताकि एक ग्रैंड प्लान के मुताबिक ताकि 370 को हटाया जाए, वो किसने हाथ मिलाया? वो महबूबा जी ने हाथ मिलाया। हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाहर के लोगों से नहीं लड़ रही है। अमित शाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मोदी जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो लोग हमारा बेशक बिगाड़ सकते हैं, और बिगाड़ा है पास्ट में उन लोगों ने कश्मीरियों का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो लोग इन लोगों के मीर जाफ़र और मीर कासिम बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। शुक्रिया। आप देखते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए अपनी मेज़बान फ़जर बिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।